पहले कहते थे कि आप न्यूट्रल ना हो, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। चंद दिन पहले कहते हैं अब आप न्यूट्रल हो जाएं। मुझे लगता है इनको फौज के बजाय साइकाइट्रिस्ट के साथ मुज़ाकरात करने की जरूरत है। अपनी हुकूमतों से भी गुजारिश करूंगा कोई एक साइकाइट्रिस्ट मुकर्रर कर दें अडयाला जेल। तो उन्होंने हमेशा ये बात की वो मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं और करने को तैयार भी हैं। हम तो हमेशा बात भी करते हैं, अपना मौके बताते भी हैं। उम्मीद है सोच आएगी, कोई अच्छा इंशाल्लाह नतीजा निकले। तो IPPs की बात करते हैं, मैंने कहा हम भी करते हैं। इन मुआहदों पर नजरसानी होनी चाहिए, मगर जो इंटरनेशनल मुआहदे हुए, एग्रीमेंट्स हुए, तो इसके लिए बैठना होगा। हम तैयार हैं। मैंने तो लियाकत बलोच साहब को दिल से दावत दी है। आप अपने एक्सपर्ट माहिरीन दे रहे, इकट्ठे बैठकर हमें कोई रास्ता दिखाया अगर आप इस चीज के अंदर रहते। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। मुज़ाकरात करो सियासी और मुआशी इस्तेकाम के लिए, अवाम के लिए, ये जुमले अब मजाक ही लगते हैं। एक अजीब सूरत हाल है, कौन किससे मुज़ाकरात करना चाहता है और कौन किससे नहीं। पानी PTI की न्यूट्रल रहने की दरख्वास्तों की गूंज अभी थमी ही नहीं थी कि उन्होंने फिर कहा है कि इस हुकूमत से क्या बात करूं जो 4 हल्के खुलने पर ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही ये भी फरमान जारी कर दिया है कि महमूद अचकज़ई को हुकूमत से बात करने का उन्होंने ही कहा है, क्योंकि अचकज़ई मुक़तदरा से बात नहीं करना चाहते। लेकिन क्या मुक़तदरा बानी PTI से बात करना चाहती है? इसका जवाब PTI भी नहीं दे पाती। एक दिन बानी PTI अमन का पैगाम देते हैं और अगले रोज़ फिर धुएंधार बयान दाग देते हैं। लेकिन इस ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड की हिकमत अमली का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। आज के बयान से एक बार फिर यही तासुर उभर रहा है कि PTI की डायरेक्ट मुज़ाकरात की कोशिश फिर नाकाम हो गई है। अब क्या महमूद अचकज़ई के ज़रिए सियासी रहनुमाओं से इतलात के मुताबिक जिन मुज़ाकरात का आगाज़ करने जा रहे हैं उनमें कोई पेशरफ्त मुमकिन होगी, और क्या मौजूदा सूरत हाल में कोई तवक्को रखनी चाहिए? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि हुकूमती संजीदगी का तो आलम यह है कि 9 रोज़ से धरने पर बैठी जमाते इस्लामी को हुकूमत कुछ देने को तैयार नहीं है, तो दीवार से लगी PTI के साथ कैसे मामलात आगे बढ़ाएगी, ख़ासतौर पर तब जब PTI खुद कहती है कि हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं है। मगर फिर भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत को मुल्क में इस्तेकाम की खातिर मुज़ाकरात में पहल करने का कह रही है। लेकिन लग यूं रहा है कि PTI के साथ टकराव का माहौल हुकूमत को भी सूट करता है, ताकि बुरी कारकर्दगी को सियासी कशीदगी के खाते में डालकर अपनी रोज़ गिरती साख बरकरार रखी जाए। जिस तरह अगर आप बिजली के बिलों को देख लें तो जिस तरह बिजली के बिलों ने आवाम को रुला दिया है और जैसे हुकूमत ने टैक्सों की बरसात कर दी है, इन हालात में हुकूमत अपनी कारकर्दगी की क्या बात करेगी? इसलिए बेहतर है कि ऑपोजिशन के साथ कोई ना कोई महाज जो है वो खुला रखे और यूं ही काम चलता रहे। इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत के मामले पर धड़ाबंदी का जो शिकार है PTI, इनके हालात पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जीशान रफ़ीक साहब मौजूद हैं, वल्दियात पंजाब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। साथ ही साथ नईम हैदर पंचोता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, और लियाकत बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ नईम हैदर साहब से। पंचोता साहब, ये बताइए कि ख़ुद खान साहब ये कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है पॉलिटिशियन से बात करने का, हुकूमत से बात करने का, पॉलिटिशियन ही हुकूमत से बात करने का, हुकूमत वक्त से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, उनके पास तो कुछ देने को है ही नहीं। वो 4 सीटों की जो है वो इस वक्त वो एक हुकूमत जो 4 सीटों पर खड़ी है उससे क्या जो है वो बात करनी है। तो फिर सवाल ये है कि महमूद खान अचकज़ई को जो ये आपने मैंडेट दे के भेजा है और कहा है कि जी आप हुकूमत से बात करें, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट, जिसको कहते हैं इट्स एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। कोई फ़ायदा तो इसका नहीं होगा, क्योंकि ना उनके पास मैंडेट है, ना बिलीव करते हैं कि हुकूमत के पास मैंडेट है, तो फिर फ़ायदा क्या है? जब दोनों ना अचकज़ई साहब अगर कोई बात करें भी तो खान साहब ने तो उसको मानना नहीं है, तो ना मैंडेट अचकज़ई साहब के पास है और ना ही मैंडेट बकौल आपकी हुकूमत के पास है, तो फिर क्या फ़ायदा क्या है इसका? देखें, बहुत शुक्रिया हमारी, आपने मौका दिया। पहली बात तो यह है जो खान साहब ने बात की है, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो हमारा अलाइंस है उसके सरबराह जो हैं वो जो लीड कर रहे हैं वो अचकज़ई साहब हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो उन्होंने बात की है, उन्होंने जो कहा है कि हमारी तरफ से वो बात करेंगे, वो किसी को भी खान साहब कह सकते हैं कि अलाइंस में से कोई भी जा सकता है, वो उसको मद्देनजर रखते हुए कि वो अलाइंस के क्योंकि वो हेड कर रहे हैं तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे। अब सेकंड बात यह है कि किससे बात करेंगे, ये इससे पहले भी खान साहब बारहा कह चुके हैं, और खान साहब जब जमान पार्क में थे तब भी कह चुके हैं कि इनसे क्या बात करनी है,
जो लोग इक़्तिदार में आए और जो पहले नारा लगाते रहे कि जनाब वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, एहतराम नहीं करते, तो उनके साथ किस तरह से बात है, जिनकी सिर्फ इंटरेस्ट अपने बैंक जायदादें, बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टियां, अपने केसेस खत्म करने, इक़्तिदार में आना, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना, आवाम के लिए इंटरेस्ट के लिए काम ना करना, तो ऐसे लोगों से कभी भी बात नहीं हो सकती। और सेकंड, उन्होंने ये भी बात की कि देखें, ये जो फार्म 47 की हुकूमत है, अगर हम इनसे बात करें तो डेफिनेटली इनको तो इक़्तिदार जो है वो इनका तो खत्म हो जाएगा, तो ये इनसे बात करने का फायदा ही नहीं होता है। अगर पसंद की आप किससे बात करेंगे पंचोता साहब? फिर नहीं मेहदी साहब मुझे बताइए, फिर अचकज़ई साहब किससे बात कर रहे हैं? जब हुकूमत की बात करते हैं तो फिर किससे बात करें? दैट्स व्हाई आई सेड इट्स एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। देखिए, बिल्कुल आपकी बात कही, मैं जवाब दे रहा हूँ। अचकज़ई साहब, नंबर 1 ये है कि हमारी जो असद कैसर साहब ने भी बयान दिया था, जिसमें उन्होंने वाज़ा कहा था कि हम मोबिलाइज करेंगे और जो हमारे साथ कोलिशन में मजीद जमातें मिलना चाहें, जिसके अंदर जिनका मौका वाज़े तौर पर आइन और कानून की बालादस्ती, तो डेफिनेटली उनके साथ बातचीत करके तो हम इसको बढ़ाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो बातचीत है कि मुल्क को आगे लेकर कैसे बढ़ना है, वो बात सिर्फ और सिर्फ खान साहब ने जो की है वो उनसे की है जिन्होंने फार्म 47 के मुताबिक इनको जितवाया। और सर, एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो महमूद खान अचकज़ई साहब बात करने को वो तैयार नहीं है, तो अब तो उनको मैंडेट हुकूमत के साथ बात करने को दिया गया है ना। तो लगता तो ऐसे है कि वहां से क्योंकि मतलूबा नंबर जो है वो मैसर नहीं था, तो अब जो है वो तोपों का रुख कहीं और करने की जो है वो बातें हो रही हैं, जिसपे मेरा ख्याल है हुकूमत इसीलिए कह रही है कि खान साहब को बकौल हुकूमत के वो कह रहे हैं जी साइकाइट्रिस्ट से बात करनी चाहिए। खान साहब खुद बहुत कंफ्यूज हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। और खान साहब ने बारहा ये कहा कि उस वक्त भी बाजवा जब एक साइड ले गए थे और एक आईनी हुकूमत को जिस तरह हटाने के अंदर जो है उन्होंने किरदार अदा किया, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मुल्क को आगे बढ़ने दिए जाए क्योंकि मैच ठीक जा रही है। और अब भी खान साहब यही कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी आईनी हदूद में रहे और यही बात कर रहे हैं कि मुल्क को आगे बढ़ने दिया जाए। नंबर 3 बात यह है कि जो खुद आकर कहते हैं कि हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है, तो आज भी लोग अगवा हो रहे हैं और वहां पर आजम नजीर तारड़ साहब आकर कहते हैं कि 50 लाख रुपया जो है उनके घर वालों को दिया जाएगा जो अगवा होता है। जो इलेक्शन कमीशन चीफ डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी थे, चट्टा साहब, जो उन्होंने सारे इंकशाफात किए, जो मुख्तलिफ पतन और जितने वो इदारे तहकीकात करते रहे या रिपोर्टें देते रहे, वो भी कहते रहे। और थर्ड, अनवार काकड़ की भी स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह है, जिसने कहा कि अगर आप बात करेंगे तो मैं भी फार्म 47 का किस्सा खोलूंगा। तो ये सारी स्टेटमेंट्स अगर आप मिला लें तो आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा कि किस तरह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किया गया और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई और एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है। क्योंकि इनके पास तो अपने पास जो वोट, जो कहते हैं ना कि कौम की आखिरी उम्मीद है, नवाज शरीफ साहब अपने हल्के से आ चुके हैं, ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन निकले हैं जहां पर वोट 3000 है और उनको 5000। ठीक है, पंचोता साहब आपकी बातों से स्पेशली जो आप ये फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं, मैं उससे डिसएग्री नहीं करूंगी। आपके साथ इलेक्शन में क्या हुआ वो भी हमें पता है, बट हैविंग सेड दैट, आप जिस दरवाजे पे खटखटा रहे हैं वहां से जवाब नहीं आपको मतलूबा जवाब जो है वो नहीं मिल रहा है और फिर आप फ्रस्ट्रेशन में यू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। फिर कई दफा कभी आप कहते हैं जी हमें तो हमारे बीच में ये कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रही है ये PMLN क्रिएट कर रही है। फिर आप वो ट्वीट आप लेके आ जाते हैं जिसमें आप कहते हैं गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो आपको खुद नहीं समझ आ रही क्योंकि वहां से आपको मतलूबा नताइज जो है मैसर नहीं हो रहे, देन यू नो आप डेस्परेट हो रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर गैर एलानिया मार्शल आर्ट की हम बात करते हैं तो आपके सामने वाज़ेह है कि हमारे लोग अगर PTI ऑफिस के अंदर वर्कर्स हैं, कोई वहां पर काम करते हैं, उनको बना दिया गया दहशतगर्द है। हमें कहा जा रहा है कि डिजिटल वकला के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हो रहे हैं और जजेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं कि हमें हमारे बहनोई को अगवा किया गया और ये सारा किया गया। तो ये मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर पाबंदी हो, हाल का किस्सा हो या तौहीन जो है वो अपनी वो क्या कहते हैं तौहीन मजहब तो नहीं बल्कि मरियम साहबा की तौहीन का मामला हो, तो ये सारी सूरत हाल के अंदर तो यही है। और खान साहब बड़ा इसके ऊपर क्लियर है। और जहां दरवाजा खटखटाने की बात है, देखिए हम कहते हैं कि मुल्क को आगे बढ़ने दिए जाए। इस वक्त लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, लोगों के पास बच्चों की फीस के पैसे, बिल्कुल ठीक कह रहे। मैं जरा ज़ीशान साहब को भी ठीक है चले बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ही बात थी कि अगर हुकूमत में रहते हुए भी जब खान साहब थे तब भी उनको आइन की पासदारी का जो है वो ख्याल आया था, ना ये कहते कि मुझे नंबर मेरे पूरे करके दिए जाएं। और किस तरह जो है वो फैज साहब को भी वो कैरी ऑन करना चाह रहे थे, किस लिए करना चाह रहे थे ये भी हम सबको पता है। खैर लेट्स मूव ऑन। ज़ीशान साहब, जहाँ हुकूमत
की अगर बात की जाए, पीटीआई को तो हुकूमत इस वक्त आने दे रही है कि जी इनको साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, इनको समझ नहीं आती, इनकी जो है ये बातें जो हैं वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। मैं ज़रा हुकूमती जो तजाद हैं वो भी ज़रा सुनवाना चाहती हूँ। एक एहसन इकबाल साहब का 2 दिन पहले दिया हुआ इंटरव्यू ज़रा वो सुनवा देती हूँ आपको कि उन्होंने क्या कहा, और फिर आज की उनकी स्टेटमेंट क्या है वो भी सुनवा देती हूँ। जो इदारे हैं वो इस पर सबूत जब उनके पास होगा और वो समझेंगे कि आइन और कानून के तहत दे हैव अ स्ट्रॉन्ग केस, तो दे कैन ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। और इसको हुकूमत किसी नोटिफिकेशन के जरिए नहीं कर सकती, उसका एक तरीक़ेकार है। लेकिन पाबंदी लगे या ना लगे, एक बात तयशुदा है कि पीटीआई की सियासत इस वक्त पाकिस्तानी रियासत के मफादात पे बराह रास्त हमलावर है। तहरीक इंसाफ को अपने रवैये पे नजरसानी करनी चाहिए, लेकिन जिस तर्ज सियासत पे वो खड़े हैं, इस तर्ज सियासत के साथ अमरीका और बरतानिया जैसी जमहूरियत भी किसी सियासी जमात को किसी सियासी किरदार की इजाजत देगी। अब हमें अपने इख्तलाफात को कुछ देर के लिए पसे पुश्त रख के मुल्क के अंदर अमन, इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल और इस्लाहात के रास्ते पे चलना है। अच्छा ज़ीशान साहब, एक तरफ पाबंदियों की जो है वो धमकियां दी जा रही हैं, और ये कोई 2 दिन 3 दिन पहले का इंटरव्यू है। साथ ही साथ आज फिर जो है वो बात की जा रही है, रिप्रोचमा की बात हो रही है। मतलब ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चलती हैं कि एक तरफ आप पाबंदी की बात कर रहे हैं, पाबंदी के डरावे दे रहे हैं, फिर उनको कह रहे हैं जी आए साथ मिलके चलते हैं, अपने इख्तलाफात पीछे रखते हैं। ये कुछ समझ नहीं आ रही, हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि हुकूमत करना क्या चाह रही है। एक मिनिस्टर आके धमकी देता है कि हमने जो है वो पाबंदी लगानी है, दूसरा आके कहता है आए मिल बैठ के बात करते हैं, तीसरा कोई और बात करता है। समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, हुकूमत भी कंफ्यूज्ड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी मैं समझता हूँ कि ये जो आपने एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट चलाई है, इसमें कोई तदाद वाली बात नहीं है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है और हमने कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। आपको याद होगा 2018 में जब उस वक़्त की इनकी पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने इन तमाम जो उनके खदशात थे, जो उनकी रिजर्वेशन थी, उनको सामने रखते हुए भी उन्होंने बात की थी कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की। सर आप एक जमात को बैन करने की बात कर रहे हैं, तो वो मुज़ाकरात कैसे उसके साथ हो सकते हैं? जी मैं उससे आ रहा हूँ। देखिए बात ये है कि जमात के हवाले से जो हमने बात की है वो एक स्पेसिफिक एक मामला है कि जो इस मुल्क के दफाई इदारों के ऊपर, जो इस मुल्क की रियासत के ऊपर जो हमला किया गया था, जिन अनासर की तरफ से हमला किया गया था, उन अनासर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो आज भी PMLN इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल कायम है और हुकूमत इस सर अनासर की बात नहीं थी ना, वो ये थी कि पूरी जमात बैन होनी चाहिए। आप तो जमात बैन करने की बात कर रहे हैं। जी जी, जो जमात एक्चुअली ये सारा कुछ करवा रही थी, उस जमात के हवाले से लाइन आज भी बड़ी वाज़ेह है। लेकिन बात ये है कि जैसे अचकज़ई साहब का इन्होंने नाम लिया, अचकज़ई साहब हमारे साथ भी रहे हैं और आपको वो भी मालूम होगा कि कंटेनर पे चढ़ के अचकज़ई साहब के बारे में क्या क्या अल्फाज कहे जाते थे, किस तरह मजाक उड़ाया जाता था। आज जरूरत पड़ी है तो अचकज़ई साहब को इन्होंने आगे लगा दिया। बिल्कुल अचकज़ई साहब से हम बात कर सकते हैं, वो काबिल एहतराम है हमारे लिए। फिर ये कहा जाता है जी कि आप इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, और यही हमें बताते थे कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल जानवर होता है। यही बताते थे ना कि न्यूट्रल जानवर होता है, अब कहते हैं न्यूट्रल हो जाए। तो आप ये देखिए ना, पीटीआई असल में तदादात का शिकार है। हम इनसे बात किस तरह कर सकते हैं? इनको तो खुद नहीं पता कि ये कहाँ पे क्या नाम है खड़े होंगे, इनका कल का क्या बयान होगा। मेन चीज ये है कि देखें, अगर ये अचकज़ई साहब या कुछ और लोग बात करना चाहते हैं, गवर्नमेंट बात करने को बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल देखिए, हम इन तमाम लोगों से बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर ये पाकिस्तान की खातिर अगर आते हैं आगे, तो अगर ये पाकिस्तान में चाहते हैं कि जी तबाही मचे, ये चाहते हैं जी कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान की मईशत आगे ना बढ़े, IMF के प्रोग्राम को रुकावट की तरफ लेके जाने की कोशिश करें, तो फिर ऑब्वियसली रियासत तो ये अलाउ नहीं कर सकती। रियासत बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकती, लेकिन रियासत को खुद नहीं समझ आ रही सर कि रियासत क्या करना चाहती है ना। मुझे लियाकत बलोच साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करने दें।
रियासत की चले मैं लियाकत बलोच साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेती हूँ, उनसे पूछ लेती हूँ कि रियासत की पॉलिसी कितनी वाज़ेह है। लियाकत साहब, हुकूमत की कॉल ऑफ फेल में मुझे तो बहुत ज़्यादा तजादात जो है वो नज़र आ रहे हैं। मतलब एक तरफ बैन की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो इस्तेकाम की बात हो रही है, डायलॉग की बात हो रही है। अब अपना ही मसला अगर आप देख लें, आप डेडलाइन और लेवरेज जो है वो दिए जा रहे हैं कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं, हम इसको पुरअमन तरीके से जो है रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन एक राउंड, दूसरा राउंड और उसके बाद हुकूमत आपको एंगेज करने के लिए कोई खातिर खा जो है वो नज़र नहीं आ रही है। तो हुकूमत कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रही कि मुल्क में जो है वो इस्तेकाम आए। आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत खुद उस नहज पे जाके पुश कर रही है कि ये चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल से निकल जाएं? हुकूमत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही एंगेज करने को, ना आपको ना इस वक्त PTI को। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क की सियासत एक बहुत बड़े बहरानी कैफियत से गुजर रही है। आइनी, पार्लिमानी, जमहूरी और इंतखाबी जो अमूर हैं वो पाकिस्तान के लिए अदम इस्तेहकाम का ज़रिया बन रहे हैं, इसलिए कि उसकी पाबंदी नहीं की जा रही। दूसरा पहलू ये है कि भी जो आपने कहा और बार बार कहा कि भी हुकूमत का कुछ पता नहीं चल रहा और उनके किसी एक मौक़िफ़ और स्टांस में कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि भी इस हुकूमत को अच्छी तरह मालूम है कि इनका तो सारी बेस ही फॉर्म 47 पर है और जिसकी बुनियाद पर उनकी लीगलिटी जो है वो अपनी जगह एक क्वेश्चनेबल है। तीसरा मामला इनका ये है कि भी इन्होंने हुकूमत तो बना ली है, लेकिन ख़ुद मुस्लिम लीग नून के पास तो कोई सादा अक्सरियत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत को भी एंजॉय कर रही है और मुस्लिम लीग नून को भी ब्लैकमेल कर रही है। इसी वजह से एक स्टेप मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ाती है और जब देखते हैं कि पीछे से कोई सीढ़ी ना खींच ले तो इनको फिर वापस भी जाना पड़ता है। मैं तो एक सियासी कारकुन की हैसियत से समझता हूँ कि अगर हम 1970 से 77 तक के मामलात को देखें, फिर 77 के बाद से हम 88 तक के मामलात को देखें और इसी तरह हर 10 साल 12 साल के एपिसोड को देखें, तो हुकूमतें इसी तरह ही दर बदर होती हैं, अपने मौक़िफ़ तब्दील करती हैं, कोई मुस्तकिल स्टांस नहीं होता जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब जो नेशनल लीडरशिप है उनको माजी के तजर्बात से सीखना होगा और नेशनल एजेंडे पर, कम अज़ कम एजेंडे पर कौमी डायलॉग का रास्ता अख्तियार करना होगा। अगर हर कोई अपनी ज़िद, अपनी हट दर्मी और अपने अपने रास्ते पर कायम रहेगा तो ये मसाइल और उलझते चले जाएंगे और सियासतदानों के हाथ से हर चीज़ निकलती चली जाएगी। आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की पायदारी, इंतखाबात का तकद्दुस, अदलिया की आज़ादी, ये उसी सूरत में मुमकिन होगी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और सियासी इस्तेहकाम तो उसी वक्त आएगा कि जब कौमी सियासी क़यादत मिल बैठे। और मैं नहीं समझता कि कोई इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत है या इत्तेहादों को असर नौ ज़िंदा करने की ज़रूरत है। अभी तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान बनाया, अब फिर PTI की तरफ से किसी एक नए ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है। हम इसीलिए नहीं शामिल हुए थे कि अब ये इत्तेहादी सियासत जो है कि बेवज़न और बेवक़्त हो गई है। स्टांस ठीक होना चाहिए, असूली मौक़िफ़ होना चाहिए और उसका रुख और उसकी मंजिल मुतय्यन होनी चाहिए। उस पर नेशनल लीडरशिप आपस में इत्तफ़ाक़ कर ले तो फिर ज़ाहिर है सियासी इस्तेहकाम आएगा, उसी रास्ते से इक़्तिसादी इस्तेहकाम भी आएगा और कौमी सलामती को दरपेश मामलात को भी हम निमट सकेंगे। अगर ये रास्ता नहीं अख्तियार करेंगे और एडहॉकिज़म होगा, डंग टपाऊ होगा कि बस अपनी बारी है, इसको पूरा करना है और किसी न किसी तरह खींच तान के चलना है, तो मुल्क और पसपाई की तरफ जाएगा और गिरावट की तरफ जाएगा। हम दूसरों के रहमो करम पर बढ़ते चले जाएंगे। और आज इक़्तिसादी मसाइल पर जिस धरने के साथ हम इस वक्त मरी रोड पर मौजूद हैं, 9वां दिन है, हमारे पेश नज़र यही है कि भी जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, आवाम को माशी इत्मीनान नहीं मिलता,
और आवाम अपने आप को महफूज नहीं समझते, किसी की भी कोई चीज़ भी कारगर नहीं हो सकती। लेकिन इसलिए मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल महाज पर भी एक बड़े विजन की ज़रूरत है। जी जी जी, लेकिन इस वक्त माजरत के साथ दो अदवार जो हैं वो आपके साथ जो है वो 2 दफ़ा आपकी मुलाकातें हुई, उसके बाद एज सच हुकूमत तो इंटरेस्टेड नहीं लग रही है आपको इंगेज करने में। हुकूमत के लिए ठीक है कि आप बैठे हुए हैं जी, अच्छा आप मरी रोड पे बैठे हैं, उन्होंने सोचती है ठीक है आप बैठे रहे, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। देखें डॉक्टर साहब, हुकूमतें संजीदा होती, उनमें गहराई होती और वक्त और हालात के नब्ज़ पर उनका हाथ होता तो वो चीज़ों को हमेशा के लिए मामलात को हल करने की तरफ तवज्जो देती। ये एक रवायती हमेशा का तरीक़ाकार है कि हुकूमतें चीज़ों को टालती हैं और बर वक्त चीज़ों को असेस नहीं करती और फिर बिल आखिर एक बड़ी ख़राबी की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप देखें, हम धरने के लिए आए, रुकावटें थीं, रुकावटें दूर हो गईं। अगर हम एक दिन का ही खेल होता तो हम डी चौक पर जाके एक हंगामा परवरी करके वापस हो जाते, भले भले हो जाती। लेकिन हम तो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बिजली के बिल अदा करना आवाम के लिए मुमकिन नहीं, पेट्रोल की कीमत तजारत, सनत और ज़राअत को तबाह कर रही है। IPPs का जो जुल्म है अब ये नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। जी बिल्कुल, IPPs का जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, लेकिन हुकूमत फिर भी मुज़ाकरात किए। डॉक्टर साहब मैं एक लम्हा जी, हमने मुज़ाकरात किए, 2 राउंड हुए, हमने मुकम्मल वज़ाहत के साथ उन चीज़ों को पेश कर दिया है वज़रा के पास भी, और टेक्निकल कमेटी जो कि फेडरल सेक्रेटरीज के लेवल की थी उनके पास भी हमारी किसी चीज़ को रद्द करने की चीज़ नहीं थी। उनका ये कहना था कि ये तो लियाकत बलोच साहब, मुझे आई एम सॉरी, मुझे कथा कलामी की माफ़ी करनी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक जो है वो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल आपकी बातों से कोई डिसएग्री कर रहा, लेकिन डिसएग्री करने का मतलब ये नहीं है, ना डिसएग्री करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो मुतालबात हैं वो पूरे होने जा रहे हैं, वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। PTI के एक तो जो हमने अभी बात की, कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि जो मुज़ाकरात के हवाले से तज़ादात से एक भरी हुई जो एक पूरी एक फहरिस्त नज़र आ रही है, लेकिन साथ साथ अंदरूनी तौर पर भी PTI जो है वो कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। शेर अफजल मरवत साहब का जो है वो अगर मसला देख लें तो उसमें कोई कहता है जी मौतली का नोटिफिकेशन जो है वो जाली है, कोई कहता है असली है, कोई कहता है मैं ला इल्म हूँ। बैरिस्टर गौर जैसे जो है उनके नुमाइंदे कहते हैं जी मैं ला इल्म हूँ। हो क्या रहा है PTI के अंदर? शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मरवत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मरवत साहब क्या रहा है, क्योंकि हमारे पास पंचोता साहब मौजूद हैं। पंचोता साहब कह रहे हैं आपकी मोतली का नोटिफिकेशन जो है वो असली है, बैरिस्टर गौर कह रहे हैं जी वो नकली है, वो ला इल्म है। इससे क्या रहा है? आपको क्या फील मिल रही है? आपने जो बात की, अपनी इन्वेस्टिगेशन की, क्या रहा है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये एक ग्रुप है पार्टी में, और 8 फरवरी के बाद जब ये लोग बाहर आए तो उन्होंने जो है मखासिमत शुरू की, और वजह इसकी कोई खास नहीं है, जेलिस ही है। क्योंकि मुझे तो कोई हमारा जर जमीन का झगड़ा ही नहीं है, और खान साहब जो है उनके कान भरने लगे। इसमें कुछ वकला है और पार्टी के कुछ लोग हैं, और हमारे चंद इशूज पे इख्तिलाफात रहे, लेकिन बहरहाल ये जाती इंफरादी इख्तिलाफात थे। लेकिन जिस नहज पे अब ले गए, आज मैंने बैरिस्टर गौर साहब को रब्ता किया, और मुझे जिस तरीके से इन्होंने पहले वो कमेटी से निकाला, तो अगर ये मुझसे डिमांड कर लेते खान साहब का हुक्म सर आंखों पे कि जी आप इस्तीफा दे दे, तो वो मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे देता और ये रुकनीत से भी। लेकिन ये इस तरीके से कोर कमेटी की इजलास में एक कमेटी की कार्रवाई डाल दी और कहा जी कोर कमेटी ने यह फैसला किया है। कोर कमेटी के दर्जनों मेंबरान से मेरी बात हुई कि ये मसला आया है, न कभी एजेंडे पे था, न डिस्कस हुआ है, और ये सारे बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, उनसे आप भी वेरीफाई कर ले
वो झूठ नहीं बोलेंगे किसी के लिए। तो वो तो आपसे कह रहे हैं सीट भी छोड़, आपसे सीट छोड़ने का भी मुतालबा हो रहा है अब तो। देखें मारिया जी एक बात, मैं आती हूँ, नहीं साहब आपकी तरफ आती हूँ, आ रही हूँ आपकी तरफ। जी जी हाँ, वो मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि मैंने भी कोई नहीं ऐसा आपको कहा कि यहाँ पर अशरफ अब्दुल मरवत साहब के हवाले से कोई कोर कमेटी का जो है वो डिसीजन हुआ है, या मैंने नहीं, आपको कहा लेकिन आपसे बयान मंसूब जो है वो चल रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है, जियो ने रिपोर्ट किया हुआ है कि आपने ये कहा है मौतली का नोटिफिकेशन जो है वो असली है। आप इसको आप डिनाई करते हैं कि ये नोटिफिकेशन नकली है? फिर मतलब आई स्टैंड करेक्टेड और एक इसकी तरदीद भी आ जाएगी अगर आप करना चाहें। देखें पहली बात तो ये है कि 4 रुकनी एक वो कमेटी बनाई हुई थी, वो मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन आपकी नजरों से भी गुजरा होगा। उस कमेटी ने फैसला किया और उस फैसले के मुताबिक नोटिफिकेशन कोर कमेटी के अंदर आया, और मैंने भी वहां पर पूछा कि ये क्या ओरिजिनल है या नहीं है, तो उन्होंने कहा जी ओरिजिनल है। तो मैं फिर उसके बाद मैंने कोई बिल्कुल ठीक, उसके बाद मीडिया वाले मंजोता साहब अपनी पे अगर आप बात कर लेना। जी 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 नईम साहब जरा मरवत साहब को अगर बात करने दें। जी जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जी मरवत साहब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो है कोर कमेटी में ये कभी नहीं आया है। बैरिस्टर गौर साहब उस मीटिंग को प्रिजाइड कर रहे थे। एनी आओ आया नहीं आया, सवाल मुख्तसर सा ये है कि उनको अगर मुझे पार्टी से निकालना था तो हमने एक पार्टी में वक्त गुजारा, मैंने इस पार्टी के लिए तगदू की, मेहनत की। इतना तो बनता था कि खान साहब या पार्टी मुझे कह देते कि आप इस्तीफा दे दें, तो मैं दे देता, पार्टी से भी दे देता। कोई मतलब है, मैं अपनी जो मेरी साबिका जिंदगी है वो उससे मैं बहुत ही खुश हूँ। और मैं मतलब ये है कि जाने में मुझे कोई ये नहीं है ना, मैं कभी ये इलेक्शन लड़ना चाहता था। ये भी खान साहब ने जो है मुझे मजबूर किया था कि आपने ये इलेक्शन लड़ना है, और अपने आबाई जो मेरा जिला है वहां से लड़ा। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से ये अब जो ये नकवी साहब है, सवाल ये है कि पहली बात तो ये है कि ये कमेटी जो ये बता रहे हैं ये पार्टी के आईन में कहाँ पे प्रोवाइडेड है। पहली बात कवायद जवाबित के तहत ये करेंगे ना, तो वो कौन सा कायदा है जिसके तहत ये कमेटी बनी? नंबर 1। नंबर 2, इस कमेटी के 4 मेंबरान थे, रऊफ हसन तो जेल में है, तो ये मीटिंग कब हुई इस कमेटी की? एक रऊफ हसन साहब है वो जेल में है, इसके बाद आसिफ खान है, एक काकड़ साहब है, दाऊद काकड़ साहब, और तीसरा और चुन के उन लोगों को जो है इस कमेटी में डाला गया जिनसे मतलब है कि जिनको मुझसे खुदा वास्ते का प्यार था। ये कोई कमेटी तो नहीं हुई, ये तो आपने और किस चीज के लिए कमेटी बनाई है? मुझे वो ओवरसी करने के लिए कि जी आप मेरा कंडक्ट ओवरसी करेंगे। लेकिन मरवत साहब, अब आप खान साहब से मिलना चाहते हैं, क्या वहाँ पर भी कोई इम्पेडिमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको मिलने नहीं दिया जा रहा? क्योंकि अब आप काफ़ी देर से पहले आप बाहर थे, आपने कहा मैं वापस आऊँगा, इसका आके जवाब दूंगा, खान से मिलूंगा, अब आप वापस भी आ गए हैं। क्या वहाँ पे क्या रुकावट क्या आ रही है? क्या मिलने नहीं दिया जा रहा आपको? रुकावट नहीं है, ये जितने लोग मिल रहे हैं वकला और सियासी अमायदीन, ये सब मेरी वजह से मिल रहे हैं। ये जितने लोग मिल रहे हैं इनके लिए मैंने रिटे की, और मुझे कानूनी तौर पर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हाई कोर्ट की रेट में मेरा नाम है, मैं खान साहब से मिलूंगा और खान साहब को अपना माफी ज़मीर जरूर बताऊंगा कि जी ये लोग हैं, ये वजूहात हैं। आप खान तो कब मिलने जा रहे हैं आप खान साहब से? मैं अनकरीब मेरी खान साहब से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ये मीडिया को भी पता होगा और मैं खान साहब को खरी करीब सब बताऊंगा कि ये। और दूसरी बात ये, मेरा कोई स्टेक्स है नहीं। अब अगर ये पहले तो मैं पार्टी में होते हुए भी मैंने किसी का कर्ज जो है वो मैंने ज्यादा देर तक उधार नहीं रखा। अगर कोई मेरे खिलाफ बयान देगा, उस वक्त तो पार्टी थी और ये डिसिप्लिन थे, अब तो वो पार्टी और डिसिप्लिन भी गए। लिहाजा इन लोगों को चाहिए कि जरा बयानात देते वक्त ये जरूर सोचे, क्योंकि अगर मैंने मुंह खोल दिया और बता दिया कि क्या क्या हुआ है और किन चीजों पे हैं और ये लोग हैं कौन, तो सबसे ज्यादा नुकसान पीटीआई को होगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि वर्कर को तकलीफ हो, पीटीआई को जो है कोई हजीमत उठानी पड़े। लिहाजा मैंने कल ट्वीट में भी कहा था कि मैं म्यूचुअल रेसिप्रोकल रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। अगर हमने अच्छा वक्त गुजारा है, अगर नहीं गुजार सकते हैं तो बस ये हक नहीं है। अपनी पार्टी से निकाल दिया, अपने तय निकाल दे,
और नकवी साहब बता रहे हैं, अभी किसी चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे कि जी मैंने किसी आदमी को निकाल दिया अगर उसमें शराफत है। ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं हजरत आप। मतलब ये है कि अपनी उम्र देखें और अपनी ज़ईफ़ी को देखें, कुछ और न निकल जाए। ये मुझे निकाल रहा है पार्टी से, तो लिहाजा इतना नहीं हो रहा। उस दिन इसने इम्प्यून जो नोटिफिकेशन इसमें भी लिखा है अगर ये मुअज़्ज़ज़ इज्जतमंद आदमी है तो ये इस्तीफा दे। और भाई जिस शख्स को खान ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया पीटीआई का, जो शख्स आपके कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी में था, जो शख्स आपकी पूरी नहीं, तो आपने मुझे क्विकली सिर्फ इसका जवाब दीजिए। आप ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को आपके, क्योंकि आज भी जब उनसे सवाल हुआ आपके बारे में तो उन्होंने कहा जी इस पे बाद में बात करेंगे। 2-3 दफा सवाल हुआ आपके बारे में। कोई मिसगाइड, कौन मिसगाइड कर रहा है? आप कह रहे हैं जहर घोला जा रहा है, कौन मिसगाइड कर रहा है? वो आप देखें, ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि कौन लोग हैं और क्यों कर रहे हैं। नहीं बता दीजिए ना, आपका क्या ख्याल है, कौन मिसगाइड कर रहा है? देखिए ये सब कुछ शिबली फराज की इमा पे हो रहे हैं और ये तमाम फसाद की जड़ वही है, ठीक है ना। अब तो हमारे दरमियान कुछ रहा ही नहीं है, तो लिहाजा मैं खान साहब को बताऊंगा कि तो शिबली फराज साहब आपसे क्यों खाइफ क्यों हैं? क्या आप समझते हैं क्यों खाइफ हैं आपसे? वो देखिए जो भी है, देखिए अब मजीद मैं किसी के खिलाफ बोलना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन ये सबको इल्म है कि शिबली साहब जो है उसकी मुझसे नहीं बनती है और बाकी उनके साथी है, तो लिहाजा मैं खान साहब को बताऊंगा उनकी मर्जियां निकालते हैं। मैं अपनी जिंदगी में जाऊंगा, मैंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खिदमत की और अब मैं रिस्पेक्ट से अपनी लाइफ में जाना चाहूंगा। ये और दूसरी बात ये है कि ठीक है, मेरे लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी और खान भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ये मुझे दिल से अजीज है और मेरी दुआएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगी। पंचोता साहब, पहले कहा जाता था कि पीटीआई में इस वक्त जो है वो बुकला हावी हैं, अब तो लगता है कि बुकला का आपस में भी जो है वो एक तसादुम और एक आपस में भी जो है वो एक चिपकलिश जो है वो शुरू हो चुकी है। नहीं देखें, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझसे हमेशा मीडिया ने सवाल किया और मेरे अगर आप इंटरव्यूज निकाल कर देख लें तो मैं तो हमेशा जिसने जितनी मेहनत की है, शरीफ अफजल मरवत साहब ने काम किया मुश्किल वक्त में और मैंने हमेशा उस बात की तारीफ की है। सेकंड बात यह है कि एक जो नोटिफिकेशन की बात की जा रही है, अब किसी के पास इख्तियार है नहीं है, मैं तो नहीं कहूँगा कि उसके पास कोई इख्तियार है या नहीं है। डेफिनेटली आइन के मुताबिक अगर सेक्रेटरी जनरल का इख्तियार है या चेयरमैन का है तो डेफिनेटली चेयरमैन कर सकता है, और अगर चेयरमैन का इख्तियार है और कोई और करता है तो उस नोटिफिकेशन की चेयरमैन तो लाताल्लुकी का इज़हार कर रहे हैं, उनको तो वो तो फेनिंग इग्नोरेंस जेल में है, वो भी बिल्कुल बात ठीक है। चौथी बात यह है कि कल कोर कमेटी का इजलास हुआ है, इजलास के अंदर बिल्कुल कोई ऐसा मरवत साहब के हवाले से ये डिस्कस नहीं हुआ। पांचवी बात यह है कि ये जो 4 रुकनी कमेटी बनाई गई थी उसमें से एक मेंबर नहीं है और बाकी 3 ने या 2 ने या 1 ने जैसे भी फैसला दिया। हमारे पास एक नोटिफिकेशन है कोर कमेटी के अंदर जिसको मैंने कहा कि क्या ठीक है, क्योंकि लोग बार बार फोन कर रहे थे तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने भी कहा, मीडिया वाले दोस्तों ने कहा, मैंने कहा बिल्कुल वो एंडोर्स करें और बाकी जो जिससे पूछा गया होगा डेफिनेटली उसने भी किया। अब उसके अंदर जो है ये ओरिजिनल हकायक हैं। अब डेफिनेटली मरवत साहब खान साहब से मिलेंगे, उनसे अपना रखेंगे तो फिर आगे चले वो मिलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। पीटीआई के अंदर की जो इस वक्त चीज़ चल रही है, इस वक्त अंदर की चिपकलिश है, उस पर हमने मरवत साहब से बात की। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से बातें हैं तो लियाकत साहब की तरफ और ज़ीशान साहब की तरफ जाएंगे कि हुकूमत को अब अपने इत्तेहादी जो हैं उन्होंने मशवरा देना शुरू कर दिया कि अगर हुकूमत नहीं चल रही है आपसे तो डिसॉल्व कर दें। विल बी राइट बैक, विल डिस्कस दैट एंड मच मोर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़ीशान साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के साथ आपका एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, बलूचिस्तान में इशू चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में इशू चल रहा है, जमात इस्लामी का धरना है। हर फ्रंट पे एक हुकूमत जो अभी 5 महीने जिसको आए हुए हैं, इतना ज़्यादा मसाइल किसी भी एक नई नौ मुंतखब हुकूमत के लिए कभी एक साथ नहीं आते। क्या आप मानते हैं कि आपसे उस तरह डिलीवर नहीं हो रहा? आप तो इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि अगर नई हुकूमत आपसे चल पा रही, अगर आप नहीं डिलीवर कर पा रहे तो डिसॉल्व कर दें। नईर बुखारी साहब ने आज ये बात की है। देखें जी, गुजारिश ये है कि जिस मुश्किल हालात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये हुकूमत संभाली है
उसको अगर सामने रखा जाए तो मेरा ख्याल है मुश्किल फैसले हमें करने पड़ने थे, सबको पता था, और हमने मुश्किल फैसले भी किए। और ये सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं, पिछले दौर में जो 16 माह की गवर्नमेंट हमने की थी उसमें भी हमने इस कॉस्ट के ऊपर ये मुश्किल फैसले किए ताकि पाकिस्तान बच जाए। लेकिन चाहे हमारी सियासत जो है ना दाव पे लगे, लेकिन हमने फिर भी मुश्किल फैसले किए, जो मैं समझता हूँ कि लोग भी इस चीज़ को समझते हैं, आवाम समझती है। लेकिन अब बुनियादी चीज़ ये है कि लोगों तक ये उम्मीद है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। लियाकत बलोच साहब बड़े सीनियर सियासी रहनुमा हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जी सियासी बात करनी चाहिए, टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करके मसले हल करने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि धरना भी किसी चीज़ का जो है ना वो सोल्यूशन नहीं होता, हमें बैठ के बात करनी चाहिए ताकि मुल्क को आगे लेके। लेकिन आप तो उनके साथ बैठ के बात करने को तैयार ही नहीं है। 2 राउंड्स गए, बेनतीजा गए, कुछ भी उस तरह उनको देने के लिए नौमा देना है उनका, उनको कोई इंगेज उस तरह नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल हम करने को तैयार हैं। देखें मेरी बात सुने, गुजारिश ये है कि बिजली के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन आप ये देखिए उसके साथ साथ हमारी पंजाब हुकूमत जो है ना वो इसके पैरेलल एक पूरा सिस्टम लेके आ रही है ताकि लोगों को रिलीफ दिया जा सके। लेकिन देखिए सर उस पे भी इस वक्त जो है वो वापडा के अंदर बड़ी जो है वो तशवीश पाई जाती है कि जी ये क्या कर रही है हुकूमत। एक तरफ हम जो है वो कैपेसिटी पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये इधर जो है वो सोलर को जो है वो फ्री कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, पॉलिसीज कुछ समझ नहीं आ रही है। पंजाब एक वाहिद तो नहीं है सूबा, पूरा मुल्क है। वहां पे जब बात होती है कि आईपीपीस के साथ रीनेगोशिएट करें तो आप फौरन भाग के जाते हैं चाइना कि जी उनसे कहें हमें रिलीफ दे दें। जो 80% घर में बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जिनकी लिस्टें आ गई हैं, जिसमें बाय द वे शरीफ खानदान भी शामिल है, उनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए मेरी बात सुने कि जब ये आपको याद होगा तो 2013 में जब बिजली की लोड शेडिंग 18-18 घंटे होती थी, उस वक्त बिजली का आना सबसे बड़ा इशू था सर। लेकिन आज तो शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ये आईपीपीस की वजह से मुल्क की नाव डूब जाएगी। तो फिर सवाल तो उनसे ही होता है ना कि फिर इनको रीनेगोशिएट करें। वो तो खुद कह रहे हैं इस हवाले से हुकूमत ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठी है, हुकूमत इसके ऊपर पॉलिसीज बना रही है, काम कर रही है। इंशाल्लाह चीजें सामने आएंगी बहुत जल्द। लेकिन बात यह है कि देखें ये सारी चीजें हम क्यों भुगत रहे हैं। इसलिए भुगत है कि हमने एक 5 साल पिछला दौर गुजरा जिसमें इस मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया, मुल्क के इदारों को तबाह कर दिया गया। सर अब तो पहले नवाज शरीफ साहब खुद कहा करते थे कि बेनजीर साहिबा के दौर में जो आईपीपीज लगे हैं वो बहुत ख़राब डील्स हुई हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ऐसे कर रहे हैं जैसे वो तो बात कर रहे हैं से शायद वो अपोजिशन में बैठे कि जो आईपीपीज लगे हैं ये मुल्क की नाव डुबो देंगे। सो यू नो बात इस पर कुछ नहीं हो रही। अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन भाग के हम जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं हमें रिलीफ दे दो। वो भी पूछेंगे घर वाले जो हैं उनसे तो पहले रिलीफ लो, उधर जो अरबों खरबों जो दे दी हैं उनसे रिलीफ लें। और लियाकत साहब की तरफ चलती हूँ। लियाकत साहब जो मैंने सारी चीज़ें गिनवाई हैं, जिस फ्रंट पे इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो लड़ रही है, ऐसे में ऑपोजिशन का ये कहना बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि दिसंबर से आगे हुकूमत नजर नहीं आ रही, आप क्या देखते हैं? जी डॉक्टर साहब आप बहुत अहम मौज़ूआत पर चीज़ों को बिल्कुल बड़ी वजाहत के साथ कर रही हैं, लेकिन इस हुकूमत के पैर क्यों मजबूत नहीं हैं, क्यों टिक नहीं रहे हैं, किसी एक मसले पे वाज़े क्यों नहीं हैं। आप देखिए अदम एतमाद की तहरीक के बाद PDM की हुकूमत बनी, फिर राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक निगरान हुकूमत बनाई और उसके बाद फिर जिस तरीके से भी भाग तोड़ करके अपनी हुकूमत दोबारा कायम कर ली। इसलिए ये एक मुसलसल चीज़ें हैं कि जो इस हुकूमत की हैं और यही जवाबदेह हैं। और ये भी एक बड़ा मसला था कि भी मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए तो यही था कि भी वो हुकूमत संभालेंगे और मुल्क में इनकलाब बर्पा करेंगे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब अब इक़्तिदार पे बैठे हैं तो उन्हें सिर्फ इत्तेहादियों से नहीं, खुद अपनी पार्टी के अंदर से भी बड़ी मुश्किलात मौजूद हैं। इसी तरह आप देखें कि भी जो मुज़ाकरात हमारे साथ हुए हैं, 2 राउंड उसके हो गए। अब ये बॉल जो है कि हुकूमत की कोर्ट में है कि वो कितनी संजीदा है। अभी इससे पहले आप जो आपको संजीदा लग रही है हुकूमत के मामलात पर बात, मैं ख्याल है हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा। अगर वो संजीदगी अख्तियार नहीं करेंगे ये धरना पूरे मुल्क में भी फैलेगा
और आवाम जो हैं कि वो इस धरने की पुष्ट पर मौजूद हैं, इसलिए कि ये कोई हमारा पार्टी एजेंडा नहीं है, कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। इसी तरह आपने जैसे पार्टियों के हवाले से बात की, मैं मुख्तसरन कहूँगा कि अगर पार्टियों में जमहूरियत हो, पार्टियों में डिसिप्लिन हो, पार्टियों के अपने ज़ाब्ते के मुताबिक अमल किया जाए तो फिर लीडरशिप पर भी मुश्किल आती है, पार्टी पर भी मुश्किल आती है, लेकिन पार्टी में जमहूरियत मुस्तहकम हो तो वो उन चीज़ों को फेस कर सकते हैं। IPPs का मामला है, IMF तो कह रहा है कि आप नज़रसानी करें, और IPPs का मामला है कि भाई 52% तो हुकूमत की अपनी मलकियत है, 23% चाइना की है, और 25% जो है कि भी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, वो भी पाकिस्तानी है जी। ये सारी वो चीज़ें हैं, हाँ पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए बहुत मोहतरम है, वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन वो देखें कभी मुल्क डूब रहा है, अवाम की चीखें निकल रही हैं, अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, तो ये स्पेस हमारी फिजिकल मौजूद है जिसमें इन सारी चीज़ों को एडजस्ट किया जा सकता है। मैं जरा पंचोता साहब का भी इस पे फाइनल कमेंट ले लूं, बिकॉज़ बिल्कुल मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। पंचोता साहब, ये कह देना जी IPPs मुल्क की नाव डुबोएंगे, और फिर जिस तरह जमात इस्लामी के साथ डील किया जा रहा है, आपको लगता है कमेटी में इनको जो है वो एंगेज किया जा रहा है, और ज़्यादा मिलना कुछ नहीं है, उस तरह हुकूमत देने के मूड में नहीं है? देखें, सबसे पहली बात यह है कि जब ये कोई बात करते हैं ना कि जनाब हम ये काम करना चाहते हैं, हम ये कार्रवाई करना चाहते हैं, हमारा ये एग्रीमेंट है, या हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, या हम मैशत को यूं कर देंगे, तो लोग इनकी तरफ देख के हंसते हैं और सवाल भी करते हैं कि भाई आप कौन हो, आपको किसने यहाँ पर बिठाया है, किसी ने आपको वोट दिया है, कोई आपको लेकर आया है, किसी ने आपको इक़्तिदार दिया है, किसी ने आपको वोट डाला, क्या आप अपने हल्के से, अपने वार्ड से इलेक्शन जीते हो? तो जो बंदा जीते ही ना हो वो किसी के लिए क्या कर सकता है? वो तो सारी जिंदगी, जैसे इन्होंने अपनी चोरी के ऊपर पर्दा डालने के लिए 1000 चोरियां की, तो वो तो एक गुनाह के ऊपर 1000 गुनाह करेगा, और वो ये करते जा रहे हैं। इनको कोई अवाम से कंसर्न नहीं है, इनको कोई अवाम का मसला नहीं है, इनको कोई मसला नहीं है कि कोई रात को खा के सोता है या भूखा सोता है, कोई बिजली का बिल अदा कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा, कोई बच्चों की फीस दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। आपको लगता है कि जमात इस्लामी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है और ये कमेटी का खेल चलेगा? पंचोता साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरजेक्ट। ज़ीशान साहब आपका और लियाकत बलोच साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज़ करते हैं। इस वक्त फ़िलहाल तो लग नहीं रहा कि हुकूमत जो है वो कोई संजीदा लग रही है इन इश्यूज़ को एड्रेस करने में, और एक हुकूमत जिसको आए हुए 5 महीने हुए हैं इतने मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ रही है, तो मेरा ख्याल है जो आजकल फिर तज्ज़िये हो रहे हैं कि कहाँ जा रही है ये हुकूमत, कहाँ जाएगी ये हुकूमत, ये दैट्स इट्स नॉट हार्ड टू गेस कि क्या कहाँ जा रहे हैं, किस नहज पे चल रहे हैं। ऑन दैट नोट वी विल एंड टुडेज प्रोग्राम। वी विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।